हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। इसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हो उसका यूज क्या है रियल लाइफ में, उसके बेस पर क्वेश्चन समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ लेक्चर दिया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। और इससे पहले चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 कंप्लीट कराया, उसे भी देखें। तो हम इस क्लास के दौरान अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे से कोट से जो हमें इंस्पायर करेगा जीवन भर। ये हमारे प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और जो कि भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, उनके विचार है। इस विचार को अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। एक्सीलेंस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। तो एक्सीलेंस इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो एक्सीलेंस है यानी निपुणता जो आएगी आपके अंदर काम में, दक्षता, यानी आप उसमें बहुत बेटर हो गए उस काम में, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन की जर्नी नहीं है, उसमें टाइम लगते हैं, धीरे 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 आप करोगे। नॉट एन एक्सीडेंट। कोई कहता है कि मैं अचानक पा जाऊँगा, नहीं। एक्सीडेंट मतलब अचानक सोचता है बच्चा कि मैं एक दिन में कुछ पा गया, वही पास हो गया, तो पास हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए वो जर्नी उसकी नहीं रहेगी, यानी लिमिट रहेगा। कुछ समय के लिए वो खुशी होगी, लॉन्ग लाइफ के लिए वो खुशी नहीं होगी। तो इसीलिए कभी भी आपको किसी चीज़ में एक्सीलेंस होना है यानी बेटर होना है तो आपको कंटिन्यूअस उसमें फोकस रहना ज़रूरी है। आप लगे रहो अपने कामों में, आप ज़रूर सफल हो गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि रियल लाइफ बेस होते हैं, यानी अप्लीकेशन होता है। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस होंगे, यानी उसी चैप्टर का होगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का सम इतना कुछ है और उनका डिफरेंस ये है, तो उसके बेस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हमें पढ़ना है कि अप्लीकेशन, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने जो पढ़ा उसका अप्लीकेशन क्या है भाई, यूज क्या है, हमने क्यों पढ़ा, उसी का यूज हमें जानना है। और इसके यूज से ही आपका दिमाग खुलेगा कि आप कितने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो, जो भी आपने पढ़ा कंसेप्ट अभी तक। तो देखो यहाँ पर अप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी नंबर्स पे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो रियल लाइफ में कैसे आ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 2 डिजिट्स का एक नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट्स का एक नंबर है। इस नंबर को मैंने रिवर्स किया, रिवर्स मतलब उल्टा किया, ठीक है। जब मैंने उल्टा किया यानी रिवर्स किया तो नंबर क्या हो गया, जब दोनों को माइनस किया गया तो 5 का डिफरेंस आ गया। यानी जो पहले नंबर था, यानी फर्स्ट पहली बार आफ्टर रिवर्सिंग के बाद जो नंबर आया, ये बोल सकते हो कि ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्सिंग नंबर से कुछ डिफरेंस आ गया। डिफरेंस मान लो कोई नंबर आ गया 5 का आ गया, ठीक है, ये बोल दिया है। और ये बोला है कि उनके जो डिजिट्स है, डिजिट्स मतलब जो उसमें भाई 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट होगा, जैसे मान लो 12 है तो इनके डिजिट का अंतर यानी बड़े से छोटे में, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट्स माइनस सेकेंड डिजिट दे दिया आपका कुछ नंबर, मान लो 2 दे दिया, ठीक है। तो अब पूछ सकता है कि आपसे कि वो कौन सा नंबर है 2 डिजिट का, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो इसमें जनरली हमें जानना क्या होता है कि जब भी आप 2 डिजिट का नंबर लिखो ना तो उसके प्लेस वैल्यू के साथ लिखो। कोई बच्चे सोचेगा कि एक्स वाई लिख दूँ तो काम बन जाएगा, नहीं, एक्स वाई जनरली कोई नंबर है नहीं। आप अगर लिखते हो एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 1, तो ये आप जब सॉल्विंग करने जाओगे ना तो इसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा। इसीलिए ये नहीं मानते हैं। मानने के लिए आपको प्लेस वैल्यू का आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे मान लो पहला डिजिट आपका एक्स है, दूसरा डिजिट वाई है, तो वाई इंटू 1 यानी वाई 1 प्लेस पर और एक्स इंटू 10 यानी 10 प्लेस पर यानी 10x। तो फाइनली जो हम नंबर लिखेंगे, मान लो ये तो लिटरली समझने के लिए एक्स वाई टाइप का कोई नंबर था, टाइप मतलब एक्स की जगह पर 2 था, वाई की जगह पर 1, लेकिन एक्चुअल में जब मैथ में लिखते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, 10x प्लस वाई लिखते हैं इनके प्लेस वैल्यू के साथ। यही अच्छी आइडिया देगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इंटू 10 20 प्लस 1, ठीक है। तो ये मैथ में यूज होता है, ये बस समझने के लिए हम सेंस कर सकते हैं कि इस टाइप का नंबर था, ठीक है। तो ऐसे 2 ही डिजिट के लिए पॉसिबल, ये 3 डिजिट के लिए भी हम यही थिंक करते हैं। तो मान लो कोई नंबर XYZ टाइप का था, ये समझने के लिए 100x 10y प्लस z। एक्चुअल में ऐसे लिख के हम सॉल्व करेंंगे क्वेश्चन को, लेकिन हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स में, तो 2 वेरिएबल्स में ही जनरली आपके 2 डिजिट के नंबर्स होंगे, ठीक है। तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, और भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के होंगे नंबर पे ही, ठीक है। बोल देगा कि अगर किसी नंबर का मैं 2 टाइम्स करता हूँ, 2 टाइम्स का मतलब 2 गुना करता हूँ, फिर उसमें से 2 घटाता हूँ तो कुछ आता है। तो ये सब सोच सोच के प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं।
तो फ्रैक्शंस मतलब बोल देगा कि कोई फ्रैक्शंस था x, ठीक है, उस फ्रैक्शंस में मैंने 2 जोड़ दिया, दोनों में नंबरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ दिया। मान लो फ्रैक्शन में ना इस टाइप का था x/y, मैंने नंबरेटर में भी 2 जोड़ा, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ा, तो कुछ वैल्यू आ गई भाई, कुछ वैल्यू आया, ठीक है। फिर अगली स्टेप में आपको बोल देगा मैंने नंबरेटर में से 5 घटाया, डिनोमिनेटर में से भी 5 घटाया, तो कुछ एक और वैल्यू आ गई। अब बोल देगा कि वो फ्रैक्शन क्या है, आपसे ये बोल सकता है वो फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो जनरली जब आप फ्रैक्शन लिखते हो ना 2/3, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऊपर 2x पार्ट है, नीचे क्या है 3x पार्ट है, क्योंकि आप जानते हो 2/3 यानी ये किसी न किसी नंबर से तो कटा ही होगा। जैसे जनरली ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो चल जाएगा, अगर मान लो कोई लिख दिया 4/16, तो इसको सिंपल भी तो करना जरूरी है 1/4, तो भाई इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, यानी x एक नंबर होगा, 1 × x 4 × x 16 देगा, ठीक है। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के होंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर आइडिया आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन यूज करते हैं इनके बेस पर, ठीक है। बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला क्या है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99, ठीक है। यानी एक 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम किसके साथ, उसका उल्टा करके यानी रिवर्स करके जोड़ा जाता है तो 99 रहता है, और जो डिजिट से आपस में 3 से अंतर में है, यानी 3 का डिफरेंस है, तो आपको नंबर बताना है, वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि आपका कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट्स मतलब 2 डिजिट्स होंगे उसमें, लेट बोल सकते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर्स बी क्या होगा 10x + y के फॉर्म में होगा। क्यों 10x + y होगा मैंने बताया था, क्योंकि आप जनरली सोचोगे कि x y के फॉर्म में नंबर है, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको सही मानते हैं, क्योंकि यही होता है, इसी पे सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। अब इसी को आफ्टर रिवर्सिंग यानी जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 10y + x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने रिवर्स किया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला है प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 10x + y 10y + x, तो आपको सम कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 99। इसने बोला कि भाई जैसे ही मैं रिवर्स करता हूँ तो सम क्या हो जाता है 99, और दोनों डिजिट का अंतर मतलब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलोगे y - x, यानी 2 डिजिट है ना भाई, पहला x डिजिट दूसरा y डिजिट, इनका अंतर क्या है, अंतर मतलब डिफरेंस 3 है, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और आंसर लाना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1। तो देखो यहाँ पर 11x + 11y, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, आपको मालूम है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 10 11y, 10 और 1 11x, ठीक है, इक्वल टू 99, तो y - x इक्वल टू 3, ठीक है। हम इसको थर्ड फोर्थ आपकी इच्छा जो भी क्वेश्चंस बनाना है बना लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 है, ये 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 बार में, क्योंकि 11 तो कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन आप समझते हो कैसे होता है, सब मालूम होगा आपको, 11 9 जहाँ 99, ठीक है। तो फाइनली एक इक्वेशंस क्या हो गया, x + y को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 9 आता है, और y - x मैं करता हूँ तो क्या आता है प्यारे बच्चों 3 आता है। इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक आइडिया मालूम है, 2 इक्वेशंस हैं, इनको ये तो कट नहीं होगा ना, ये इससे कट होगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चे 2 इक्वेशंस होंगे, एक x + y = 9, x - y = 3। अब ये जो डिफरेंस है ना, डिफर बाई 3 बोला है, तो आप सीधे इसको चलो y - x ही रख लो, वैसे भी बोल सकते थे y - x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2y = 9 3 कितना हो जाएगा 6 9 3 12, सॉरी 9 3 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है, y की वैल्यू 6। जब y 6 हो गया तो x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, तो x + y की वैल्यू इसमें रख दो, 6 = 9, तो x की वैल्यू 3, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से x + y = 9, y - x = 3, आप यहाँ पर फिर इक्वेशन लिख सकते हो 5 इक्वेशन 6, ठीक है। इनको सॉल्व करने पर y की वैल्यू 6 आई, इस y की वैल्यू को हमने 5 में रख दिया, यानी देखो यहाँ पे रखा, तो x की वैल्यू 3, तो मेरा जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है 36, और जैसे ही मैं इसका उल्टा करूँगा तो क्या नंबर होगा 63, और डिजिट का अंतर क्या होगा 3 का होगा, ठीक है। बातें क्लियर। अच्छा देखो अब इसमें क्या डाउट्स होता है, कोई बच्चा है यहाँ पे क्या कर देगा कि y - x है तो कोई x - y लिख देगा, तब भी सही है, बस अब आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट मतलब चेंज हो जाएगा, 63 ऊपर हो जाएगा और इसका उल्टा करोगे तो 36 नीचे हो जाएगा। तो जनरली आपके दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट्स की बात नहीं, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना, डिफर बाई 3, यानी ये हो सकता है आगे वाला बड़ा हो, पीछे वाला 3 से छोटा हो,
हो सकता है पीछे वाला बड़ा हो जाए, आगे वाला छोटा हो जाए, ये सब लॉजिक है। तो आप इस पे भी रख के कर सकते थे, x माइनस वाई पे 3 पे भी रख के कर सकते थे, दोनों आंसर आएंगे, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, बातें क्लियर। वही नंबर का रोल था, मैं बता रहा था कि क्यों हम लोग 10 लिखते हैं, तभी सॉल्व हो पाता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, द सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8 इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर्स द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शंस। क्योंकि बोला क्या है, द सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर का सम यानी जोड़ कितना है प्यारे बच्चों, 8 है। अगर 3 आप दोनों में जोड़ते हो, 3 नंबरेटर में भी जोड़ते हो, डिनोमिनेटर में भी जोड़ते हो, तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो फ्रैक्शंस क्या है, बस यही क्वेश्चंस है, वो फ्रैक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन भी x अपन y, ठीक है, और x और y क्या होंगे आपस में, को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम समझते होंगे आप, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। HCF क्या है प्यारे बच्चों, 1 है। ठीक है, बातें क्लियर है। तो देखो बोला क्या है कि अगर दोनों को जोड़ा जाता है, नंबरेटर डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख लीजिएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सम ऑफ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8, यही तो बोला है। यानी नंबरेटर को जोड़ो, यानी अंश को जोड़ो और हर को जोड़ो तो 8 आता है। और दूसरी बात बोल रहा है, दूसरी बार में फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेगा कि अगर मैं नंबरेटर में 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अगर नंबरेटर में मैं 3 ऐड कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूँ, तो वो नंबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 3/4। यही क्वेश्चन है इनका। ठीक है, यानी आपने नंबरेटर में 3 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा, तो क्या हुआ। अब इसी को सॉल्व करना आप कर सकते हो। तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x ये इधर आ गया, -3y ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, -3। आप समझ रहे हो, ये इधर आया माइनस, ये 12 इधर गया तो -12, 9 में से -12 -3, समझ रहे हो। तो पढ़ना भी बहुत तरीके से, आपको समझना भी ज़रूरी है कि इधर इधर कैसे करेंगे, यानी वेरिएबल एक घर में और नंबर एक घर में, यानी इधर साइड में। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप थर्ड बोल सकते हो। अब फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रख लो, x + y = 8, 4x - 3y = -3। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, हमने इतनी चीज़ें कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर -3y है, तो यहाँ पर भी हम 3 लिख सकते हैं ना। तो 3 कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, तभी तो -3y ऊपर वाले +3y से कट जाएगा। तो फाइनली ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, 3x + 3y = 24। ठीक है, 4x - 3y = -3। ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझो, मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया आप समझ रहे हो, क्योंकि नीचे -3y दिख रहा है, ऊपर भी एक +3y बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, बेसिक चीज़। ठीक है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और इसको जोड़ोगे तो 21, प्लस में या माइनस में, तो x की वैल्यू 3, यानी मेरा x 3 आ गया। तो y तो मैं निकाल सकता हूँ, इसी इक्वेशन में रख दो ना। जहाँ पे एक इक्वेशन दिखे जिसमें x और y दोनों रहे और किसी नंबर के बराबर है, आप x की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, जहाँ पे सिंपल लगे वहाँ पर रख दो। तो मैं यहीं पर रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू 3 + y = 8। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5। ठीक है, तो आप बढ़िया से लिखोगे एग्जाम में कैसे, पुट x = 3 इन इक्वेशंस 1। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो 3 + y = 8, y की वैल्यू 5। ठीक है, अब मेरा फ्रैक्शन क्या था प्यारे बच्चों, x आया ही मेरा 3 और y आया 5। तो आप बहुत नया से लिखना, सो फ्रैक्शन b 3/5। एग्जाम में जब लिखते हैं तो थोड़ा स्किल्स, यानी कैसे आप समझोगे उसको भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, कैसे एग्जाम में हम बढ़िया से लिखेंगे। सो फ्रैक्शन भी 3/5। अभी आपको समझना है कि कैसे हम सॉल्यूशन लाते हैं, कैसे कैसे क्या तरीके हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स ऑन एज, यानी अब एज पे भी क्वेश्चन हो सकता है, उम्र पे भी। जैसे बोल दिया कि मेरा एक भाई हरी है जो मुझसे 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको देखो थिंकिंग ही करना पड़ेगा, सोच के। तो वहाँ पर भी जनरली लेट वाला काम होता है। लेट मतलब मानते हैं, जैसे मान लिया कि हरी का एज क्या था, वाई, अब 3 साल बाद बोलेगा कि वो 3 साल बाद मुझसे 2 गुना हो जाएगा। तो हरी वाई है और मैं x ईयर्स हूँ, यहाँ पर भी लेट करेंगे। अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बोलेगा कि हरी 3 साल बाद, यानी हरी में 3 जोड़ो,
वो मेरे एज का दोगुना हो जाएगा। दोगुना मतलब मैं भी 3 साल बाद x+3 हो जाऊंगा ना, क्योंकि मेरी उम्र तो भी बढ़ेगी ना भाई। बोल सकता है कंडीशनल प्रॉब्लम है, बोल देगा कि हरी 3 साल बाद, यानी हरी का 3 साल बाद y+3 मेरे उम्र का दोगुना हो जाएगा, तो मैं भी 3 साल बाद x+3 हो जाऊंगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये चीज़ें इसके बराबर होंगी कि नहीं। क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया लगाएंगे, क्योंकि देखो उसमें भी लेट करके यानी मान के करना पड़ता है और कुछ तो सोचना नहीं है। अब ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंटेज, जैसे प्रेजेंटेज किसी का x मान रहे हो, बोल देगा 2 साल पीछे क्या होगा, तो x-2 होगा। अब इसी का एज बोल देगा 2 साल बाद क्या होगा, ठीक है, तो x+2 होगा। ये सब चीज़ें समझना जरूरी है। और जनरली प्रेजेंट एज से ही हम थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी मान लेते हैं इनकी उम्र इस समय x ईयर्स है, तो 2 साल पहले x-2, ठीक है, 2 साल बाद x+2। ऐसे ही कंडीशंस आपको लगाने हैं और सॉल्व करने हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे आइडियल। देखो नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी डिस्टेंस और स्पीड में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे बोल देगा कि एक बच्चा था अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, ये इसका हाउस है और हाउस से स्कूल जाता है और किसी एक पार्टिकुलर स्पीड से जाता है, और ये दूरी भी बता देगा। दूरी मान लो यहाँ पर दे दिया 20 किमी है, तो पहले दिन वो किसी स्पीड से जाता है, नहीं बताया आपको, और अगले दिन क्या करता है कि वो स्पीड अपना बढ़ा देता है, यानी 10 किमी पर आवर बढ़ा देता है, तो स्कूल 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वहाँ पर देखो जनरली आपको ये फार्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इस फार्मूले का यूज होगा हर जगह ज़्यादातर। और एक और बेसिक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि अगर 18 किमी पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो आपको मालूम होगा जब मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आनी जरूरी हैं। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग को एकदम खोल देंगे, ठीक है, आपके अंदर की एकदम पूरी सोचने की शक्ति को और डेवलप कर देंगे। तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सबसे बेस्ट यही है कि एप्लीकेशंस पढ़िए। एप्लीकेशन से आप आइडिया लगाओगे कैसे क्वेश्चंस को हम सोचते हैं, सॉल्व करते हैं। तभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने तो ये बता दिया कैसे कैसे आइडिया हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस और खुद बेटर कंसेप्ट बनाते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, अब्दुल ट्रेवल 300 किमी बाई ट्रेन एंड 200 किमी बाई टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes, taking 5 hours 30 minutes, but if he travels 260 km by trains and 240 km by taxi, he takes 6 minutes longer, यानी 6 मिनट ज़्यादा लेता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी, यानी ट्रेन का स्पीड बताइए और टैक्सी का। देखो प्यारे बच्चों, अब्दुल कैसे जाता है, 300 किमी ट्रेन से जाता है और 200 किमी बाई टैक्सी से। तो इसको टोटल टाइम्स कितने लगते हैं प्यारे बच्चों, टोटल टाइम 5 hours 30 minutes लगते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब वो क्या करता है कि अगली बार यानी नेक्स्ट टाइम, यानी जो भी चीज़ होगा सेकेंड टाइम्स, वो 260 किमी ट्रेन से जाता है और बाकी की दूरी कैसे जाता है, यानी 240 किमी बाई टैक्सी से जाता है, ठीक है। इतनी बातें बोली हुई है। तब उसको टाइम कितना लगता है, वो 6 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी टेक 6 मिनट लॉन्गर। लॉन्गर मतलब अधिक, ठीक है। इतनी बातें आप समझने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। लॉन्गर मतलब इसी में तो 6 मिनट जोड़ेंगे, यानी फाइनली क्या होगा भाई, 5 hours 36 minutes, यही तो बोलेंगे। अब इसको आप चेंज कर लो उसमें 30/60, यानी 11/2 hours। कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, 30 मिनट्स में आधा घंटा 5 घंटे में जोड़ोगे तो 11/2 hours, जैसे मैंने वहाँ पे किया, ठीक है। आज समझ रहे हो, ये 31, ठीक है। इसको भी चेंज कर लो, यानी 28/5 घंटे, ठीक है, 28/5 hours, ठीक है। अब कुछ करना तो क्या है कि आपको स्पीड मालूम ही नहीं है भाई, कैसे स्पीड से गया था। यानी क्वेश्चंस में ये पूछा है कि ट्रेन्स का स्पीड बताइए, ट्रेन का स्पीड और टैक्सी का स्पीड, यही दो क्वेश्चन आपसे। ट्रेन का स्पीड बताइए, टैक्सी का स्पीड बताइए। पहले में ये जा रहा था ऐसे, अब थोड़ा मूड चेंज हुआ था, ऐसे चला गया, ठीक है, तो टाइम बढ़ गया। तो आपको ट्रेन का स्पीड बताना है और टैक्सी का। तो मान लेते हैं भाई, क्या मानेंगे, लेट ट्रेन्स स्पीड बी
x और टैक्सी का क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, y किमी पर हावर। ठीक है, देखो यहाँ पर किमी पर हावर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हावर्स में है और ये भी किमी में है, तो इसलिए मैंने किमी पर हावर को टेक किया क्योंकि मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, अब आप फार्मूला पढ़े ही हो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपान स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। ये बेसिक चीज़ें आप पढ़े हो। ठीक है, तो देखो जब वो टैक्सी से ट्रेन से जाएगा तो टाइम कितना लेगा, मान लेते हैं T1, ट्रेन से कि ट्रेन के लिए, तो ट्रेन में कितना दूरी गया है 300, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मेरा क्या है x, तो ये ट्रेन के लिए हो गया, फॉर टेंस लिख सकते हो, फॉर ट्रेन। ठीक है, अब दूसरी बार उसी में कैसे जाता है, टैक्सी से 200 बाई वाई फॉर टैक्सी। बात समझ रहे हो, ये पहले कंडीशन के लिए बता रहा हूँ जब पहली बार ये बात हुई थी तब। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टाइम को जोड़ दूँ, क्योंकि आप यहाँ से टाइम का भी तो फार्मूला निकाल सकते थे, डिस्टेंस अपन स्पीड, यही तो टाइम है, डिस्टेंस अपन, वही मैंने लगाया, डिस्टेंस स्पीड। ठीक है, अगर मैं टोटल टाइम्स पहली बार जो लगा T1 प्लस T2 था, तो आप इसको रख लो ना, 300 बाई x 200 अपन वाई इसको टोटल टाइम कितना है 11/2। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाना है तो उसको भी बना ले। देखो प्यारे बच्चों, सेकंड टाइम यानी सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो T3 टाइम होगा वो किसके लिए होगा, इस दूरी के लिए, यानी 260/x, क्योंकि 10 से जा रहा है तो स्पीड तो चेंज नहीं हुआ है ना, वही है, भले ही डिस्टेंस कम जा रहा है। और T4 टाइम किसके बोले, टैक्सी के लिए। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ T3 प्लस T4 तो किसके बराबर हो जाएगा, 28/5 आवर्स के बराबर। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो 2x/6। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशंस, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ें क्या थी, इक्वेशन बनाना आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे सोचते हैं तो फार्मूले भी आना ज़रूरी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। ठीक है, तो पहली बार टाइम ये दोनों को जोड़ा तो फर्स्ट कंडीशन में जो था 5.5 घंटा उसके बराबर, दूसरा कंडीशन अब चेंज हो गया, ट्रेन ने कम दूरी चला और ट्रेन ने टैक्सी ने ज़्यादा, तो ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना आपको आता ही है, सॉरी यहाँ पर वाई होगा। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, 300/x 200y, एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों, xy 300y। ठीक है, 11xy। ठीक है, पहला इक्वेशन ये। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसके हेल्प से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, 260/x xy। ठीक है, 260y 240x। ठीक है, 28/5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 260y, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आप इसको 5.6xy लिख सकते हो, ये फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे बोलेंगे क्या सर जी यहाँ पर तो xy आ गया, यहाँ पर xy, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो आप इस काम को xy को पहले भी गायब कर सकते थे, कैसे, तो देखो आप जो यहाँ पर चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हैं या ये वाली चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। तो यहाँ से भी सिंपल हो जाता है, देखो कैसे, 300/x इक्वल टू 11/2 माइनस 200/y। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से x निकालना है, 1/x ही निकालो, तो 1/x कितना हो जाएगा आपका, 11/2 माइनस 200y, और ये 300 नीचे आ जाएगा, 1/300। अब इसको ले जाकर 1/x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्योंकि आपने यहाँ से 1/x निकाला ना, 1/x यहाँ पर है, ये चीज़ें 1/x पढ़ाएंगी कि नहीं, 1/x है। ठीक है, यहाँ पर 1/x की वैल्यू इतनी रख दो और उसके बाद सब y में हो जाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लो। ऐसे भी कर सकते थे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये कैसा मेथड है प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो सलमान होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। Ani's father Dharma is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharma differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. ठीक है,
देखो प्यारे बच्चों, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, यानी अनी और बीजू में 3 साल का अंतर है। अनी के जो पापा है धर्म, वो 2 गुने हैं, यानी ट्वाइस एस ओल्ड एस अनी एंड बीजू, यानी अनी से 2 गुने हैं, ठीक है। एंड बीजू, और जो बीजू है ट्वाइस एस ओल्ड एस इज सिस्टर कैथी, और जो बीजू है वो कैथी से 2 गुना है, कैथी उसकी एक बहन है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30, यानी कैथी और धर्म का एज डिफर करता है 30 से। तो फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। तो यहाँ पर भी लेट मान के काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कैसे हम थिंक करेंगे। तो देखिए, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि 2 बच्चे थे अनी और बीजू, ठीक है। अनी और बीजू, उनका कुछ उम्र था, हमें मालूम नहीं था, लेकिन बोला क्या है कि अनी के जो पापा थे फादर धर्म, वो ट्वाइस ऑफ अनी, यानी अनी की उम्र से 2 गुने थे, ट्वाइस थे। दूसरी बार बीजू, जो बीजू बच्चा है उसका ट्वाइस एस ओल्ड एस सिस्टर कैथी, उसकी एक बहन थी कैथी छोटी थी, उससे वो 2 गुना है, ट्वाइस है। अगर कैथी 5 की है तो बीजू कितने का होगा, 10 का, यही तो सोच सकते हैं। और धर्म और कैथी, यानी धर्म उसके पिताजी और कैथी जो लड़की है उनका डिफरेंस यानी उम्र का 30 ईयर्स है। तो आपसे पूछा है अनी भैया कितने के हैं और बीजी भैया की उम्र क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने तो एक्स और वाई मान लेना पड़ेगा, क्योंकि लेट, तो लेट हमने बोल दिया, लेट यहाँ से लिख करते हैं, लेट अनी बी एक्स ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आप समझने के लिए लिख सकते हो। और बीजू क्या होगा, वाई ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बात क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। धर्म, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अनी, यानी 2x ईयर्स ओल्ड होंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो, अपना पॉइंट समझना जरूरी है। 2x ईयर ओल्ड। कैथी कितनी होगी प्यारे बच्चों, कैथी बीजू की आधी हो जाएगी, क्योंकि बोला है ना, समझिए, जो बीजू है कैथी से 2 गुना है, तो कैथी अगर y/2 है, कैथी अगर y/2 है तो बीजू कितना हो जाएगा, y/2 का 2, तभी तो हमने y माना है, यानी कैथी बीजू की आधी होगी, बीजू की उम्र की, ठीक है, ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर लिख सकते हो ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब धर्म और कैथी का उम्र का अंतर, धर्म कितना है प्यारे बच्चों, 2x - y/2, ठीक है। अब एक और चीज़ क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया है, जो अनी और बीजू का अंतर है उम्र का, वो 3 साल है, ये भी याद रखिएगा, छोटा है यहाँ पर। तो अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स ओल्ड, यानी इनका उम्र का अंतर क्या है, 3 साल का है, ठीक है, 3 साल का गैप है, यानी अनी माइनस बीजू करोगे तो कितना आएगा, 3 साल का गैप, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। x - y, यानी अनी माइनस बीजू, कितने का अंतर है, 3 साल का अंतर है। ये चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, इसके बाद क्वेश्चन में वो होगा इंक्लूड, ठीक है। x - y = 3 पहला क्वेश्चन। दूसरा, धर्म माइनस कैथी, 2x - y/2 = 30, सेकेंड इक्वेशन, यानी 2 इक्वेशंस मिले, आपको दोनों को सॉल्व करना, आपका x और y की वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। x - y = 3। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से कर दूँ तो 2x - 2y, तो 2x के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2x - 2y = 6, 2x नीचे नहीं करना है, बस ऊपर वाले में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, -1/2y 30। अब देखो इसको हटाना है तो साइन माइनस कर दो, क्योंकि इसी को तो हटाना है, प्लस से माइनस हटा दो, तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 3y/2, ठीक है, ये माइनस साइन है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये -30 है और ये 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -24 हो जाएगा। और यहाँ पे भी साइन माइनस लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है, देखो -2y है और ये +1/2 है, देख रहे हो ना, तो माइनस साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 16, तो y कितने का है, 16। y जब 16 का है तो x निकालना है, तो x निकालने के लिए आप y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो आपका देखो 16 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19। तो अनी कितने का होगा, अनी 19 और बीजू कितने का होगा, 16 का होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो y = 16, तो y की वैल्यू यहाँ पर रखो ना, -16 उधर जाएगा,
16 3 19, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें देखो जनरली यही बोलता है कि ये इनका 2 गुना है, ये इनसे आधा है, तो आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पर लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे बच्चों, तो ये तो एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ही हो गया, लेकिन क्या जो डिफरेंस बोला है, क्या सिर्फ हम यही बोलेंगे कि अनी भैया बड़े हैं और बीजू छोटे हैं? नहीं, क्या ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती थी, y-3 यानी y-x=3, तब उस समय आंसर कुछ दूसरा आता, लेकिन वो भी आंसर वैलिड है। तो आप ये डाउट्स में मत पड़िए कि हम सिर्फ x माइनस वाई कर रहे हैं तो यही सही है, नहीं, आप y-x=3 भी कर दोगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी सही होगा। यानी इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो ये होगा, एक दूसरा सेट, कब? जब आप y-x कर दो, यानी इसको बड़ा बोल दो बीजू को और इसको छोटा बोल दो तब, या पहली बार इसको बड़ा बोल दो ये छोटा, जो मैंने किया है, ठीक है। तो देखो आंसर दोनों सही होंगे, ठीक है। बच्चे डाउट्स में ना हो कि x-y लिखें कि y-, दोनों को करिएगा अलग अलग, दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अब क्या पढ़ना है, एक टाइप्स होगा रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी आप कुछ आइडिया समझते होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रिवर है, ये रिवर का पानी इधर फ्लोट कर रहा है, तो पानी इधर बह रहा है ना, तो जब ये बह रहा है तो इसका हम स्पीड मान लेते हैं u, ठीक है। u स्पीड से पानी बह रहा है। अब उसमें एक नाव है आपकी, ठीक है, यही नाव है, ये नाव भी फ्लोट कर रहा है, जिधर पानी जा रहा है ना, अगर पानी इधर जा रहा है यानी रिवर का फ्लो इधर हो रहा है, तो बोट भी इधर ही फ्लो कर रही है v स्पीड से, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है कि भाई इसकी स्पीड तुम्हें क्या लग रहा है, बढ़ेगी कि घटेगी? जो इस पर बैठा होगा वो सोचेगा क्या कि वो v स्पीड से नाव जा रही है, उसे लगेगा कि ये पानी भी तो उसको आगे ले जा रहा है बाहर, जैसे बाहर से तुम खड़े होकर देखोगे ना, तो ये भी स्पीड इसको आगे बढ़ा रहा है और ये भी, तो फाइनली जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी वो u प्लस v हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि रिवर भी इधर जा रही है, पानी भी इधर जा रहा है, तो पानी भी तो साथ में उसको मूव कराएगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी u प्लस v रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से तुम खड़े होकर देखोगे तो इसकी वेलोसिटी आपको बड़ी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये रिवर भी ले जा रहा है और ये भी है। आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट पर भी देख सकते हो बैठकर, ठीक है। अब ये कहानी उल्टी होगी, मान लो यही नाव है, अब नाव इधर उल्टा जा रही है, पानी इधर नाव उल्टा, तब क्या होगा वहाँ पे सोचो, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो वैल्यू बड़ी होगी, जैसे मान लो v बड़ी है, तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस u। तो देखो जब आप पानी की दिशा में जाते हो, जिधर पानी जा रहा है उधर आपकी नाव जा रही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम्स, ठीक है। अब जब पानी से आप उल्टा जा रहे हो, यानी पानी इधर जा रही है और आपका नाव इधर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब जस्ट अगेंस्ट, भाई आप उसका अपोज कर रहे हो ना, अप स्ट्रीम इधर जा रहे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन यूज हो गए। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि टाइम पूछ देगा, टाइम क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो क्या लिखेंगे बाबू? स्पीड रिलेटिव वाला होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा भाई बढ़ा होगा स्पीड ना आपका, क्योंकि पानी भी तो लेके जा रहा है आपको थोड़ा थोड़ा, u प्लस v, ठीक है। आप फील कर सकते हो नाव पे बैठ के, ठीक है। अब फिर टाइम इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डिस्टेंस अपन स्पीड का फार्मूला आपको मालूम ही है, डिस्टेंस जो भी दूरी रहेगी, अगर बोल देगा कि इस किनारे से आप उस किनारे तक जा रहे हो, तो d डिस्टेंस और u माइनस v, ये अप स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे ज़मीन पर खड़े हो गए, यहाँ पर नाव जा रही है, आप देख रहे हो भाई नाव भी तो मूव कर रही है और पानी भी उधर जा रहा है, तो स्पीड तो बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, एक्चुअल में बढ़ेगा, आप देखोगे तो u प्लस v, जस्ट उल्टा जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। आप चला के देख लेना एक बार नाव, समझ में आएगा। पानी जिधर जा रही है उधर चलाना, बहुत तेज़ी से भागोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, यानी रिवर एंड बोट प्रॉब्लम से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसका हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्या होता है कि अब मिसेलेनियस प्रॉब्लम आ जाते हैं, मिसेलेनियस, ठीक है, इसको समझ लीजिए, मिसेलेनियस प्रॉब्लम, ठीक है। अब मिसेलेनियस प्रॉब्लम में क्या होता है कि अभी तक तो आपने टाइम स्पीड से प्रॉब्लम पढ़ा, ठीक है, और भी कुछ टाइप थे उनसे प्रॉब्लम्स आपने पढ़ा, एज से प्रॉब्लम पढ़ा। तो अब मिसेलेनियस में क्या होगा कि मिक्सिंग हो जाएगा। जैसे आपसे एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जैसे मान लो कहीं जा रहे हो तो आपसे बोल जाएगा कि आप टैक्सी लिया आपने, ठीक है। जब आप टैक्सी ले रहे हो तो टैक्सी वाला कुछ रूल बनाता है कि मेरा एक फ़िक्स चार्ज है। फ़िक्स चार्ज मतलब आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, चाहे 10 किलोमीटर जाओ, एक फ़िक्स चार्ज लगेगा। मान लो 100 रुपया उसका फ़िक्स चार्ज लगेगा, पक्का है कि वो लेगा। और बाद में जितना आप किलोमीटर जा रहे हो वो पर किमी के हिसाब से आपको पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है मिसेलेनियस, यहाँ पर रुपये की भी बात हो जाती है और टाइम स्पीड वाला भी थोड़ा कंसेप्ट लग जाता है, ठीक है। तो ये मिसेलेनियस हो गया, यानी मिक्सिंग हो गया ज़्यादा कंसेप्टों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसको भी हम करेंगे। मिसेलेनियस में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्क एंड वेज वाला आता है, ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और 2 लगा लेते हैं और आइडिया को बूस्टअप करते हैं। बोट गोज 30 किमी अप स्ट्रीम
and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of steam. Steam मतलब जो पानी बह रही है उसका स्पीड बोला है. एंड दैट ऑफ बोट, और बोट का स्पीड बताइए इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब शांत जल. जब पानी में कोई पानी जब फुली फ्लोट ही नहीं कर रहा था, यानी शांत जल था, ठीक है, उस समय स्पीड क्या होगी बोट की, ये पूछा है. ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करेंगे. तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. मान लेते हैं कि एक रिवर था, ठीक है, उस रिवर में ये बोट है. बोट इसी स्पीड से आगे जा रही है यू. बोट का अपना स्पीड यू कब तक होगा, जब पानी शांत हो गई ना, तो उस समय 10 की स्पीड से जा रही है, तो वही मानते हैं. जैसे ये यू है ना, यू कब की स्पीड थी, जब पानी शांत था तो यू स्पीड से जा रहा था, वही बात यहाँ पर है. लेकिन जैसे ही पानी भी मूव कर रहा है, यानी वाटर भी मूव कर रहे हैं, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. मान लो ये भी से मूव कर रहा है, ये यू से मूव कर रहा है, ठीक है, तो दोनों एक साथ हो गए ना, तो इसका स्पीड बढ़ा देंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू प्लस बी डाउन स्ट्रीम में, यानी जब आप नीचे जाओगे. और दूसरी बार रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भी माइनस यू अप स्ट्रीम. अब यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जिसकी स्पीड अधिक रहेगी उसी में से माइनस कर देंगे. अगर इसकी स्पीड अधिक है तो इसको माइनस उसमें से कर देना, या पानी रिवर की ज़्यादा स्पीड है तो रिवर में से इसको माइनस कर देना. ठीक है, बात है क्लियर. तो अब समझते हैं. देखो अब जनरली देखो, अब सोचोगे ना, जैसे मान लो कि रिवर इधर जा रही है 10 की स्पीड से, अब तुम बोट लेकर जा रहे हो 2 से, तो क्या तुमको बोट को उधर ले जाने देगा रिवर, नहीं जाने देगा ना, क्योंकि उसका तो स्पीड तुमसे ज़्यादा है, तुमको इधर ठेल देगा एकदम. तो ये भी प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना जरूरी होता है. ठीक है, तो अब बातें समझिए क्या है. तो देखो यहाँ पर जनरली जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा कि बोट की स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है, रिवर के स्ट्रीम से, ठीक है, यानी स्ट्रीम जो पानी बह रहा है उसके ज़्यादा रहेगी. तो पहले में अप स्ट्रीम जा रहा है ना प्यारे बच्चे, तो अप स्ट्रीम के लिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम फॉर अप स्ट्रीम. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम में क्या होता है, v माइनस यू. ठीक है, v बोट की स्पीड है, यू किसकी स्पीड है, आप लिख सकते हो यहाँ पर लेट वी बी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब शांत जल, जैसे पानी अभी नहीं जा रहा था, ऐसे कोई स्टीम फ्लो नहीं कर रहा था, उसमें स्पीड से आराम से 10 के स्पीड से बोट मेरी जा रही थी, जब पानी मूव नहीं कर रहा था. ठीक है, और यू को क्या मान लेते हैं, स्टीम स्पीड, यू बी स्टीम स्पीड. ठीक है, इतनी बातें क्लियर. तो यहाँ से टाइम फॉर अप स्टीम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 30 अपान वी माइनस यू. टाइम फॉर डाउनवर्ड क्या आ जाएगा, 44 बाई वी माइनस यू, सॉरी वी प्लस यू, क्योंकि आपका स्पीड तो बढ़ जाएगा ना भाई, क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपका बढ़ेगा, यानी वी प्लस यू. ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ देंगे, टाइम फॉर अप प्लस टाइम फॉर डाउन, ये टोटल टाइम आएगा. टोटल टाइम कितना है, 10 घंटे के बराबर है. तो अप 30 बाई वी माइनस यू, टाइम फॉर डाउन वी प्लस यू इक्वल टू 10. ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे. यहाँ पर बोला है 40 किमी अप स्ट्रीम, यानी दूसरा कंडीशन है, उसी में नाव जा रही है लेकिन अब स्पीड थोड़ा डिस्टेंस चेंज हो गया. तो टाइम फॉर अप कितना हो जाएगा, 40 किमी. ठीक है, 40 किमी, और कितना आपका स्पीड होगा अप में, v माइनस यू प्लस, अब सीधे लिखते हैं डायरेक्टली, अब तो समझ गए हो आप. ठीक है, टाइम फॉर डाउन कितना हो जाएगा, तो डाउन के लिए टाइम कितना लगेगा, 55 किमी है, v प्लस यू. ठीक है, बात समझ रहे हो, क्योंकि टाइम मतलब डिस्टेंस अपन स्पीड. ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, जैसे अप प्लस डाउन का टाइम इक्वल टू टोटल टाइम देगा. टोटल टाइम कितना लगा इसमें, 13 लिखा है ना, 13. तो इसको जोड़ लीजिए, 40 अपान वी माइनस यू प्लस 55 वी प्लस यू इक्वल टू 13. एक ये सेकेंड इक्वेशन आपका हो गया. ठीक है, 2 इक्वेशंस बन के तैयार हो गए. अब दोनों को सॉल्व करना है आपको. ठीक है, तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी सोचना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ही पूछा है कि बोट की स्पीड क्या होगी जब पानी शांत होगा. शांत मतलब स्ट्रीम फ्लो नहीं कर रहा होगा, स्ट्रीम आगे नहीं जा रहा होगा, यानी धारा नहीं बह रही होगी, और स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा. यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है. तो देखो पहला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, लेट 1 अपान वी माइनस यू इक्वल टू एक्स, 1 बाई वी प्लस यू इक्वल टू वाई. ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अगर आप इसका एलसीएम निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बन जाएंगे. हम चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, यानी कठिनाई ना हो, सिंपल उनमें हो जाए. तो अब मान लेते हैं भाई कि ये चीज़ें इसके बराबर हैं. ठीक है, हमने यहाँ तक मान लिया. ठीक है, तो अब पुट कर दो 1. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे सोचोगे तो यहाँ पर 1 तो होगा ना भाई. 1 बाई वी माइनस यू इंटू 30 इक्वल टू 30 बाई वी माइनस यू, तो 1 तो होता ही है. प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो यहाँ पर भी 1 होगा. ठीक है, तो
फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम, क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन प्यारे बच्चों? 30x + 44 y = 10। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? थर्ड इक्वेशंस। सेकेंड इक्वेशंस बिकम, ठीक है, 40x + 55y = 30, ठीक है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ हम इसी को कटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं। तो यहाँ पर 3 है 4, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसमें, ये भी लॉजिक जानते हो। 4 3 जा 120, 4 3 से इसमें करोगे तो 120 यानी कट जाएगा। तो पहले वाले में हम 4 से करते हैं तो क्या होगा? 120x 176y, ठीक है। इसमें 3 से करो 120x 165y 39, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, सबका चेंज हो गया, ये कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 11y, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1/11, ठीक है। y की जब वैल्यू आ गई 1/11, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। कोई इक्वेशंस में यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। पुटिंग यानी आपको बढ़िया से पुटिंग y = 1/11, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाओ तरीके, ठीक है। पुटिंग y = 1/11 इन इक्वेशन थर्ड। ऐसे आप स्टेप बाइज लिखोगे तो नंबर भी बेटर मिलते हैं, ठीक है। समझने के लिए तो आप इजली समझ जाओगे, लेकिन जब लिखो तो बढ़िया से स्टेप बाइज एक बार देखो कैसे कैसे लिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। इन इक्वेशन थर्ड यानी यहाँ पर रख देंगे तो काम बन जाएगा। 30x + 44y 1/11, ठीक है, 4 = 10। 30x भाई 4 उधर गया तो कितना होगा? 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 6/30, दैट मीन्स 1/5। यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया और y की वैल्यू निकाल लिया। अब देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू तो ये मानी थी, x की वैल्यू ये मानी थी। हमें एक्चुअल में तो x और y से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो v चाहिए और u चाहिए, तभी तो मेरी बात क्लियर होगी। तो v और u निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे वो सोचिए आप। यहाँ पर लिखते हैं वी नो, हम जानते हैं x = 1/v - u। तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 1/5, 1/v - u। देखो ये इससे बराबर, ये इसके बराबर, v - u = 5। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। आप दूसरा बोल सकते हो वी नो, वही बात, वी नो हम जानते हैं 1/v + u। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा प्यारे बच्चों? y की जगह पर क्या होगा? y की जगह पर आपका कितना आया था? y रहा आपका 1/11 आया था, ठीक है, = 1/v + u। तो ये इम्प्लाइज़ क्या करेगा प्यारे बच्चों कि v + u = 11। समझ रहे हो बात को? क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता है। तो 2 इक्वेशंस हो गए v - u। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी v - u। इसका नाम भी रख सकते हो आप, 5वां इक्वेशन बोल दो, इसको 6वां इक्वेशन बोल दो। देखो सिंप्लिसिटी के लिए हम इक्वेशन का नाम रख लेते हैं कि हमें आइडिया लगे कौन से इक्वेशन में हमें करना है काम, ठीक है। v - u = 5, v + u = 6 प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं? देखो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे भी तो कट जाएगा ना, क्योंकि जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर 2 रुपया है और एक के पास -2 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 रुपया, ठीक है। तो कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2v11। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5.5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 5.5 के बराबर आ गई, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। तो अब एक चीज़ देखो, जब v की वैल्यू आ गई ना, तो ये किस में होगा? किमी पर आवर में। क्यों किमी पर आवर में होगा? आप समझ रहे हो, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हमने लिया था वो किमी में था और टाइम किस में था? हावर्स में था। तो उसी टाइप का ये भी होगा, ठीक है। भी आ गया तो आप इसको यू नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों, निकाल सकते हो भाई। तो बोल सकते हो पुटिंग v = 5.5 इन इक्वेशंस 5। इस इक्वेशन 5 में रख दो, यहाँ पर रखोगे 5.5 तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 किमी पर आवर, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ रहे हो कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ें क्या थी कि आइडिया समझना है। v किसका स्पीड था? रिवर का, सॉरी बोट का स्पीड था, यानी बोट देखो यहाँ पर ज़्यादा फास्ट है। और स्टीम का स्पीड कितना है? 0.5 किमी पर आवर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, लिखा क्या है कि द कार हायर चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए जर्नी ऑफ 12 किमी। द चार्ज पेड इज़ 89 रुपये और 20 किमी जर्नी के लिए चार्ज पेड होता है 145 रुपये। तो बताइए अगर मुझे 30 किमी जाना हो उसको तो कितना चार्ज पेड होगा?
तो मीनिंग समझो आप कि भैया एक कार जब आप हायर करोगे यानी लोगे, तो उसके लिए आपको पहले तो फिक्स चार्ज देना ही है। फिक्स चार्ज मतलब आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ, कुछ ना कुछ आपको देना ही है फिक्स चार्ज। लेकिन उस फिक्स चार्ज के बाद आप जितना दूरी जाओगे, जितना डिस्टेंस कवर करोगे, उतना भी पैसा देना पड़ेगा जोड़ के, यानी 1 किमी के हिसाब से। जैसे 1 किमी का 2 रुपया पड़ रहा है तो 10 किमी का तो 20 रुपया एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा अगर तुम 10 किमी जाते हो। तो आपसे बोला है कि अगर मैं 12 किमी गया तो इतना रुपया दिया गया, अगर मैं 20 किमी जाता तो इतना रुपया देता हूँ। तो बताइए अगर मैं 30 किमी गया तो कितना रुपया मुझे देना पड़ेगा, यही आपसे क्वेश्चन है। तो सोचिए। तो क्वेश्चन क्या है कि आप समझ रहे हो, आप 1 किलोमीटर भी जाओ चाहे 10 किलोमीटर भी जाओ तो आपको फिक्स चार्ज देना है। जैसे टैक्सी का चार्ज होता है भाई कुछ, जैसे आपके यहाँ घर पर कोई मिस्त्री आ रहा है यानी प्लम्बर, ठीक है, तो भले ही आपके घर पर कुछ ख़राब होना हो लेकिन उसका एक फ़िक्स चार्ज है कि आने का 300 रुपया जरूर लेगा। तो वही कहानी यहाँ पर फिक्स चार्ज है प्लस डिस्टेंस कवर्ड चार्ज, यानी जितना डिस्टेंस आप जाते हो उसका चार्ज लगेगा। यानी 1 किलोमीटर गए तो 1 रुपया, ऐसे जोड़ के जितना गए उतना एक टोटल पे है, इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला क्या है 12 किमी जर्नी, ये गिवन है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप कैसे लिख रहे हो हमें फाइंड करना है, ये वाली वी फाउंड, हमें पता लगाना ये क्या होगा। ठीक है, 12 किमी जर्नी के लिए इतना रुपया दिया, 20 किमी जर्नी के लिए इतना रुपया दिया, तो 30 किमी जर्नी के लिए कितना दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने तो यही बोला ना फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज मान लेते हैं एक्स, तो लेट फिक्स चार्ज भी एक्स रुपये प्यारे बच्चों। भाई फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही पक्का, आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर। एक्स प्लस कितना किमी जा रहे हो, 12 किमी ना, तो मान लेते हैं कि हर 1 किमी का चार्ज कितना है, पर किमी चार्ज लिख लो, पर किमी चार्ज बी वाई रुपये। ठीक है, वाई रुपये पर किमी, दो चीज़ें याद रखिए। तो पहली बार आप कितना गए 12 किमी ना, तो 12 किमी का चार्ज कितना हो जाएगा 12 इंटू वाई, क्योंकि भाई 1 किमी का 2 रुपया मान लो, तो 10 किमी का 20 रुपया, तो 20 जोड़ोगे ना फिक्स चार्ज में, तो टोटल पे कितना कर रहे हो प्यारे बच्चों 89। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन डायरेक्टली लिख लो, तो एक्स प्लस 20 इंटू वाई इक्वल टू 145 रुपये पे कर रहे हो। ठीक है, ये कितना कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, तो सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस कर दो सब में। ठीक है, ये गायब, तो बचेगा क्या -8y। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों 11 यानी 56 बचेगा। ठीक है, आप देख सकते हो माइनस में होगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, y की वैल्यू 7 कटा सकते हो। तो पुटिंग यानी हम पुट कर देंगे y = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में रख दो भाई, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, बात वही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 5 रुपीज़। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, यानी x मेरा 5 रुपये आ गया, y आ गया। तो आप कितना जाने के लिए बोला है 30 किमी, फॉर 30 किमी। तो प्यारे बच्चों 30 के लिए क्या करेंगे, x तो देना ही है आपको, इंटू 30 इंटू वाई, यही आपको पे करना है। बात क्लियर है, यही तो पे करोगे। तो x की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपकी 5 रुपये, और 30 इंटू वाई की वैल्यू 7 यानी 215 रुपये। ठीक है, आप जोड़ सकते हो 210 + 5 215 रुपीज़। ठीक है, तो बातें क्लियर। तो मेन यही था मिसेलेनियस। मिसेलेनियस मतलब बहुत से कंसेप्ट उसमें मर्ज हो जाएंगे, तो इसमें आपको थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपका थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बेटर यूज यहीं पर है कि आप क्वेश्चन ही ज़्यादा लगाएं इस टाइप के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।